करने चल रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आपको यहाँ पे ग्लूकोज और इथीन का एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो देखिए, आप जब भी एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो देखिए, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें किसका, C6H12 एंड O6 का, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो इसका एटम का जो रेशियो है, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें हमको सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना होगा। यानी अगर मैं सबसे इसमें क्या कर दूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है 1:2:1, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम यहाँ इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और अब अगर हमको लिखना है तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ किसका, एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का, वो आपका हो गया CH2 एंड O। इसी तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, इथीन का, वो आपके पास है C2H4। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालो तो यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूल्स में 2:4। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो ये हो गया 1:2। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप C2H4 का लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो CH2। तो इस तरीके से आपको एम्पिरिकल फार्मूला लिखना होगा। देखिए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि एट NTP व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 H2 गैस, ठीक है। तो देखिए, हम क्या जानते हैं कि अगर आपके पास STP हो या आपके पास NTP हो, ठीक है, इस कंडीशंस में अगर आप एक मोल गैस का, ठीक है, क्या बोलते हो, अगर एक मोल आपके पास गैस है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। और एक मोल अगर गैस में उसका मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 जो H2 मॉलिक्यूल्स होगा एट STP या NTP, इसकी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इट विल बी 22.4 लीटर, ठीक है। या अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, देखिए मोल के कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप मोल के कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। और एक और फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम एट STP
या NTP, जो भी आप यहाँ पे लिखें, डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, ठीक है, मैं इस दोनों इक्वेशन से, इस दोनों फॉर्मूले से अगर मुझे निकालना है कि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, अगर हमें निकालना है एट NTP, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो गिवन मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू यहाँ लिखोगे 22.4 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वही कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपका हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला से आप निकाल रहे हो, इसमें आप यहाँ पे देख लो 22.4 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझने चल रहे हैं कि आइसोटोप और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप आइसोटोप की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप्स में आपने पढ़ा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम elements having same atomic number but different mass number, ठीक है। तो इस तरीके के स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप, ठीक है, नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपको लिखना होगा, जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं आप, ठीक है, तो आइसोटोप हाइड्रोजन आप लिखते हैं, एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है आपका ट्रिटियम, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जितना यहाँ पे जेड सबका क्या है 1 है और ए चेंज है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए 2 है और यहाँ पे आपका ए क्या है जी 3 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अपना वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप लिख सकते हो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोन एज व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल दिखा दीजिए, जैसे मैं बोलूँ आपके पास सोडियम प्लस है, ठीक है, आपके पास क्या है जी O2 माइनस है, आपके पास क्या है N-3 है, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 10 10 10 होगा। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया किसका? आइसोटॉप्स का एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल d ऑर्बिटल्स,
ठीक है जी। तो देखिए, अगर आप डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो तो डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 नंबर में होते हैं, ठीक है। यानी जब आप डी ऑर्बिटल्स की बात करते हो तो आप डी ऑर्बिटल्स को कितना लिखते हो, 1 2 3 4 एंड 5। तो डी ऑर्बिटल में 2 तरीके के ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं। एक ऑर्बिटल होते हैं जिनको आप लिखते हो बिटवीन द एक्सिस, इनको आप कैसे लिखते हो, बिटवीन द एक्सिस। और दूसरे जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, वो अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब बिटवीन द एक्सिस जो होते हैं वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जबकि ये होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब इन सब के एग्जाम्पल्स आपको लिख देने। देखिए, अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं तो यहाँ पे हम ये जो लोब बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम होगा dxy, ठीक है। अगर हम इसको x माने और इसको z माने तो ये जो लोब बनेगा अपना, इसको आप बोलोगे, डबल डम्बल होते हैं ये, तो इसको आप बोलोगे डी एक्स जेड। उसी तरीके से अगर आपके पास ये z है और ये आपका y है तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे डी जेड एक्स। और आपके पास अगर ये बिटवीन द एक्सिस में देखिए, ये वाला जो होता है ये लॉन्ग द एक्सिस होता है, और बिटवीन द एक्सिस ये दोनों होते हैं, ये वाला अलोंग द एक्सिस इसको लिखना है। अब आइए, बिटवीन द एक्सिस तो हमने कर लिया, अब हमें अलोंग द एक्सिस करना है। तो देखिए ये आपका अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। ये x है और ये आपका क्या है जी, y है। तो इसको लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका z है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, जिसमें कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस लिखते हैं और कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और अलोंग द एक्सिस में 2 आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, वैल्यू होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम, ठीक है। और आप क्या जानते हो, आप अगर अलोंग द पीरियड जाते हो, ठीक है, अगर आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो ऐसे केस में साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए ऐसे केस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि आप ग्रुप में नीचे आते हो तो ग्रुप में जो होता है आपका साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी व्हेन वी मूव इन पीरियड, size of atom gradually decreases, and this is the reason that along the period electronegativity increases. But in the case of group, down the group,
when you move top to bottom, the size of the atom increases, and that's why electronegativity decreases. Size of atom increases and electronegativity of the element increases. तो ये आपका इसके लिए लिखना होगा आपको। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको सबका लिविस स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो देखिए, लिविस स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको सिंबल लिखने होंगे और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से लिखा देना होगा। आपको कैल्शियम लिखने होंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देने होंगे। आपको बोरोन लिखने हैं और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से दिखा देने हैं। ब्रोमीन लिखने हैं, तो इसके जो डॉट हैं उस डॉट से इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा देने हैं। जेनॉन है, तो जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो ये जो है ये आपका लिविस स्ट्रक्चर है सभी का। दीज आर द लिविस स्ट्रक्चर, या इसी को लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स भी आप लोग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला है कि H2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी आपको MOT के टर्म्स में इसको बताना है। तो देखिए, अगर आप हीलियम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हीलियम में अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 4 होगा। इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार क्या 1s2। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वहाँ पे आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू हो गया 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो गया 0। देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है किसका, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल जो आ रहा है वो क्या है, 0 है। इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस को बोला है कि डिफाइन करिए। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस जो होता है वो अपने आप होने वाला प्रोसेस होता है। मतलब उसमें आप एक बार क्या करते हो, प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो तो वो अपने आप होते रहता है। जैसे आप बर्निंग की बात कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपने आग लगा दिया तो वो अपने आप होते रहेगा। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इसमें हमेशा आपको ड्राइविंग फोर्स देना पड़ता है। ठीक है, यानी जो हमेशा बार बार आपको उसको स्टार्ट करने के लिए ड्राइविंग फोर्स देना पड़े, तो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। 19 क्वेश्चंस की अगर बात करते हो KSP, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो HgSO4, और इसको आप ब्रेक कर दो तो ये देता है Hg+2 और प्लस SO4-2। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी सॉल्बिलिटी SS ले लूँ तो मैं इसका KSP क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ S का पावर 2। तो S को लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा √² KSP, और KSP का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 6.4 × 10⁻⁵। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे करो तो इसको बना दो 64 इंटू इसको बना दो -6, और इसको रूट से बाहर निकालो तो ये 8 हो गया और ये आपका -3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया।